Hello bachcho, let us read the question. Question says C1 and C2 are two concentric circles. Are two concentric circles. The radius of C2 being twice that of C1. From a point P on C2, tangents PA and PB are drawn to C1. Prove that the centroid of triangle PAB lies on C1. तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बात कर रहे हैं। ये हमने ट्रायंगल ले लिया है, ये ए बी सी, तो सेंट्रोइड क्या होगा इसका, जो तीनों इसके इस ट्रायंगल के तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम सेंट्रोइड कहते हैं। तो इसे अगर हम ओ बोले तो ये हमारा यहाँ पे ये ओ हमारा सेंट्रोइड है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल द सेंट्रोइड divides each median in a ratio 2:1, ratio of 2:1. Then the centroid will always be 2/3 of the bay along any given median towards the vertex. Any given median towards the vertex. Median towards the vertex. And 1/3 towards the side. तो ये हो गई सेंट्रोइड की कंडीशन फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, C1 और C2 है, वो दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स है। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे सर्कल्स जिनका कि सेंटर एक ही हो। तो यहाँ पे हम इसका फिगर बनाते हैं। ये हमने पहला सर्कल ले लिया और ये हमने यहाँ पे दूसरा सर्कल ले लिया। पहला सर्कल कौन सा है, C1 है, ये C1 सर्कल है, और दूसरा सर्कल है C2 सर्कल, दोनों के सेंटर एक ही होंगे। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द रेडियस ऑफ C2 बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ C1, यानी C2 की जो रेडियस है वो C1 की रेडियस की 2 गुनी है। तो हम इसके लिए यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर C1 सर्कल के लिए हम R1 जो रेडियस है, इसकी रेडियस को हम R1 से डिनोट करते हैं और इसको हम R ले लेते हैं। और C2 सर्कल के लिए हम R2 से डिनोट करते हैं इसकी रेडियस को, और इसको ले लेते हैं हम 2 into R। तो यहाँ से ये जो रेडियस होगी वो हमारी C2 के लिए हो जाएगी, और ये जो रेडियस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक वो C1 के लिए हो जाएगी। तो हम इसे यहाँ पे सेंटर को O बोल देते हैं। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन C2 टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू C1। तो हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल बनेगा PAB, वो उसका जो सेंट्रोइड होगा वो सर्कल C1 पे लाई करेगा। तो इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कहीं पॉइंट P ले लेते हैं, यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, एक टेंजेंट ये चला जाएगा और एक टेंजेंट हमारा ये चला जाएगा, ये टेंजेंट चला जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं A, यहाँ पर इसको बोल देते हैं B। तो इसको मिलाएंगे तो एक हमारी यहाँ पे कॉर्ड बन जाएगी, ये हमारी कॉर्ड बन गई। और इसके अलावा हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम A को O से मिला देते हैं, तो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे 2 अलग और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो अब हम इसको यहाँ से इसे हम बोल देते हैं, ये तो हमारा O है, इसे हम बोल देते हैं G, इसे हम बोल देते हैं C। तो अब हम यहाँ से एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल AOP, तो ये हमारा राइट एंगल है, ये पूरा हमारा राइट एंगल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो PA इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर।
तो यहाँ से जो जो वैल्यूज है हमारे पास पुट कर देते हैं। तो पी ए इज इक्वल टू ओपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओपी क्या है, C2 सर्कल की रेडियस है, तो ये हो जाएगी 2r का स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर। और OA क्या है, OA यहाँ से हमारी C1 सर्कल की रेडियस है जिसकी की वैल्यू है r, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का r स्क्वायर। तो पी ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3r, ये आ गया। ऐसे ही सिमिलरली पीबी कितना हो जाएगा, पीबी भी इतना ही हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं सिमिलरली पीबी इज इक्वल टू √3r, सॉरी कैप स्मॉल आ रही है, ये यहाँ से स्मॉल r। तो यहाँ से हम देख सकते हैं पीए और पीबी दोनों बराबर आ गए, पीए इक्वल टू पीबी। इसका मतलब क्या है कि जो ट्राइंगल है पीएबी वो एक आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसकी की दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ से दोबारा से इस ट्राइंगल को लेते हैं इन ट्राइंगल AOP। इस वाले एंगल को बोल देते हैं अल्फा। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो tan अल्फा लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से ये tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसके लिए कितना है, OA है, बेस कितना है, PA है, OA अपॉन PA। तो OA की वैल्यू कितनी है, OA C1 सर्कल की रेडियस है यानी कि r हो जाएगी। PA भी हमने कैलकुलेट किया है √3r। तो यहाँ से tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा r से r कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से अल्फा हमारा आ गया 30 डिग्री, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, यानी कि हमारा जो एंगल APC है वो 30 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब जो हमारा एंगल APB होगा वो कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल APB इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर हम ट्राइंगल APB में देखें तो इसका जो ये वाला पूरा एंगल है, ये वाला एंगल ये पूरा 60 डिग्री है यानी कि 60 डिग्री है पूरा ये वाला एंगल, और इसके दो साइड्स इक्वल है ट्रायंगल PAB की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ट्रायंगल PAB है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो इन ट्रायंगल APB एंगल APB इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड PA इज इक्वल टू PB। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंस ट्रायंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब हम ट्रायंगल OAC में देख, अगर हम यहाँ से OB को मिला दें, ये हमने OB को मिला दिया, तो यहाँ से हमारा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ये यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा, OC अपॉन OA, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos 60 इज इक्वल टू OC अपॉन OA, क्योंकि ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा OC की वैल्यू कितनी है, OC को हम यहाँ पे OC लिखा देते हैं और बाकी का OA क्या है, सर्कल C1 की रेडियस है, तो ये हो जाएगा OC अपॉन R। तो यहाँ से cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू OC अपॉन R। तो यहाँ से OC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R/2 या 1/2 इंटू R। अब हम यहाँ से PC की वैल्यू निकाल लेते हैं। PC क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा OP माइनस OC। तो यहाँ से PC हो जाएगा हमारा, यहाँ से लिख सकते हैं PC इज इक्वल टू OP माइनस OC। PC इज इक्वल टू OP की वैल्यू कितनी है, OP क्या सर्कल C2 की रेडियस है यानी कि हो जाएगी 2R, और OC की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट ही करी है, OC की वैल्यू थी R/2। तो यहाँ से हो जाएगा 2R माइनस R/2। तो यहाँ से PC इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3R अपॉन 2, ये आ गया। तो यहाँ से हम फिगर में देखते हैं, फिगर से अब हम CG की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। CG की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, C हमारा ये है, G ये है, तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं OG माइनस OC कर दे तो हमें CG की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसको करते हैं, CG हो जाएगा OG माइनस OC, और OG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, OG हमारी यहाँ पे रेडियस है सर्कल C1 के लिए यानी कि R हो जाएगी,
और OC कितना हो जाएगा, OC भी हमने कैलकुलेट ही किया है r/2, तो यहाँ से हम लिखते हैं CG इज इक्वल टू, ये हो जाएगा r माइनस r/2, यानी कि हो जाएगा r/2। तो यहाँ से CG क्या हो जाएगा, CG इज इक्वल टू CG, अब PC कितना है हमारा, PC है 3r/2 और CG कितना है r/2, तो यानी कि हम CG इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/3 PC, ये लिख सकते हैं। तो CG हमारा आ गया 1/3 PC। तो यहाँ से हम फिगर में देखते हैं, तो हमारा यहाँ पे ये क्या है, ये ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये यहाँ पे, जिसका कि ये वर्टेक्स है P और बाकी के है A और B, और इसका जो ये मीडियंस हमने ड्रॉ कर दी है, जिसका कि ये हमने सेंट्रोइड ले लिया है यहाँ पर, इसको G ले लिया है, और ये हमने ले लिया है यहाँ पर C, ये हमने C ले लिया है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे इसके लिए क्या प्रूफ करना था कि कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, द सेंट्रोइड विल ऑलवेज बी 1/3 टुवर्ड्स दी साइड। तो यहाँ से हमें यही प्रूफ करना था, जो कि यही प्रूफ हुआ है। यहाँ से CG हमारा कितना आया था, CG हमारा 1/3 PC आया था। तो ये किसकी कंडीशन होती है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड की कंडीशन होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेंट्रोइड है इस ट्रायंगल का वो G पर लाई कर रहा है, और G कहाँ लाई कर रहा है, G हमारा सर्कल C1 पे लाई कर रहा है, जो कि हमें क्वेश्चन में यही प्रूव करना था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, thus G is the centroid of triangle ABC. Hence the centroid of triangle PAB lies on C1। तो यही हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।